A very good morning. So, after having the introduction of the poem, we are now going to have the explanation of the text. So, हम बात कर रहे थे कि आखिर गांव में वैसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि शाम होने वाली है, दिन समाप्त होने वाला है। तो उसमें मान लीजिए चर्च की घंटियां थी, एक निश्चित समय पे चर्च में बेल्स बजाई जाती हैं, या मस्जिदों में अजान होते हैं, मंदिरों में संध्या आरती होती है, संध्या गायत्री होती है, जिसको देख करके सुन करके ये पता चलता है कि दिन की समाप्ति हो रही है, होने वाली है। पहले जिस समय घड़ी का आविष्कार नहीं था, जिस समय लोगों के पास इतने ज़्यादा यंत्र और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी ये समझने की कि समय क्या है, वो मुख्य रूप से इन सब चीज़ों पर डिपेंड हुआ करते थे और मुख्य रूप से सूर्य की गति पर डिपेंड हुआ करते थे। सो नाउ मीन्स बिगिनिंग द पोएम, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द डिपार्टिंग डे, व्यतीत होने वाला दिन। कर्फ्यू टॉल्स, द बेल्स ऑफ द चर्च रिंग एंड दे इंडिकेट दैट द डे इज पासिंग। चर्च की घंटियां बज रही हैं और ये इशारा कर रही हैं कि दिन व्यतीत हो रहा है। द लोइंग हर्ड दैट इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह। शाम के समय अगर आप विजुअलाइज करें, थोड़ा सा इमेजिन करें, कल्पना करें, तो आप देखेंगे कि पूरा दृश्य एकदम से आंखों के सामने खुल करके चला आता है। ठीक है, चरवाहे अपनी गायों और अपनी भैंसों के साथ, अपने जानवरों के साथ खेतों की तरफ निकल जाया करते थे पहले। ठीक है, और शाम के समय उधर से दिन भर चरने के बाद, दिन भर चारा खाने के बाद जानवर जो थे एकदम से रंभाते हुए, पागुर करते हुए, रंभाते हुए घरों की तरफ लौटते थे अपने चरवाहों के साथ। शाम होते ही वो समझ जाते थे कि ये एक इंडिकेशन है कि अब हमें घर की तरफ वापस चल देना है। तो खेतों से या मतलब उधर बाहर से, मतलब जानवरों का ग्रुप जब रंभाते हुए घर की तरफ निकले, तो इट वॉज इन इट सेल्फ एन इंडिकेशन दैट द डे वॉज पार्टिंग। यह भी अपने आप में एक इशारा होता था कि दिन बीत रहा है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली चारागाहों के ऊपर रंभाते हुए पशुओं का समूह धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने घर की तरफ। ठीक है, द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, थका हुआ रास्ता थकता है नहीं, किसान थकता है। हलवाहा थका हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव जो है, एपिथेट जो है, इसको ट्रांसफर किया गया है वे पर, और इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिन भर अपने खेतों में काम करने के बाद हलवाहा जो है शाम को थके मादे कदमों से अपने घर की तरफ वापस लौटता है। ये भी अपने आप में इशारा करता है कि दिन व्यतीत हो रहा है। शाम के समय क्या क्या होता है गाँव में, किस किस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं। चर्च की घंटियां बज रही हैं शाम की, जानवरों का समूह चरने के बाद से चारागाहों के ऊपर से घर की तरफ झुंड में निकल रहा है। किसान अब दिन भर काम करने के बाद थके मादे कदमों से अपने जानवरों के साथ, अपने बैलों के साथ घर की तरफ निकल रहा है। एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द पोएट सेज दैट ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द विलेज in that churchyard. So everyone is going towards his houses in the village and they are leaving the outside world, the world outside the village. गांव के बाहर की दुनिया को ये सब लोग छोड़े जा रहे हैं। किसके लिए? अंधेरे के लिए और मेरे लिए। Since the day has been spent, दिन व्यतीत हो चुका है, शाम हो रही है, अंधेरा घिर रहा है, तो गांव के बाहर, गांव में तो रोशनी होगी, लेकिन गांव के बाहर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा और कभी उसी अंधकार में होगा। सो ही सेज दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर होम्स एंड लिविंग द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द विलेज फॉर द डार्कनेस एंड फॉर मी। गांव के बाहर की दुनिया को मेरे लिए और डार्कनेस के लिए छोड़ करके जा रहे हैं ये लोग। नाउ द पोएट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लेस वेयर ही इज इन द चर्चयार्ड में जहाँ पे वो है, वहाँ की पोजीशन क्या है, वहाँ की कंडीशन क्या है, कभी अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है और कहता है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म एक पेड़ का नाम है। कहता है कि वो रफ उबड़ खाबड़ जो एल्म के पेड़ हैं उनके नीचे, दैट यू ट्रीज शेड, यू के पेड़ों की छाया में, वेयर हीव्स द टर्फ, वेयर हीव मतलब बहुतायत मात्रा में उग जाना, उत्पन्न हो जाना। क्या? टर्फ मतलब घास, ग्रास, जहां पे घास बहुत ज्यादा उगाई है। इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, बहुत से मोल्डर करना, मतलब बिखरने के सेंस में, नष्ट होने के सेंस में मोल्डर का प्रयोग किया गया है। हीप मतलब ढेर। कब्र जो है उसने ढेर की शक्ल ले ली है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी की ढेर है जो बिखर रही है, पानी के साथ, हवाओं के साथ उस पर तमाम तरीके के अटैक्स हो रहे हैं और वो बिखर रही है। कब्रों की देखभाल सही से नहीं हुई है। तो वही एल्म के पेड़ों के नीचे, यू के पेड़ों की छाया में
जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उगाई है और जहाँ पे कुछ कब्रें मिट्टी के ढेर मानिंद प्रतीत होती हैं, ढेर की तरह प्रतीत हो रही हैं, वो बिखर रही हैं, टूट रही हैं। ठीक है, क्या है? ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। द रूड फोर फादर्स, रूट असभ्य के सेंस में प्रयोग हुआ है। एंड वंस अगेन आई वुड से, एज आई हैड सेड इन द लास्ट वीडियो, दैट this word is not the word of the poet, this word is the word of the so called civilized people। ये शब्दों का चयन जो है ये कवि का नहीं है, बल्कि ये शब्दों का चयन उन तथाकथित जो विकसित लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं उनका है। वे कहते हैं कि मतलब इस गांव के, इस छोटे से गांव के, हैमलेट का प्रयोग एक छोटे गांव के सेंस में होता है। इस छोटे से गांव के तथाकथित असभ्य पूर्वज, जो बहुत ज़्यादा सभ्यता से जिनका लेना देना नहीं थे, जो सीधे साधे हृदय के हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमेशा हमेशा के लिए उन कब्रों में लेटे हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, सेल वर्ड हियर रिप्रेजेंट्स द टॉम्स, ग्रेव। ये सेल जो है वो कब्र को रिप्रेजेंट करता है। और ये पोएट बता रहा है कि एटर्नली, हमेशा हमेशा के लिए ये लोग जो हैं अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। ठीक है, कौन लेटा हुआ है? द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट। इस छोटे से गांव के जो असभ्य फोर फादर्स, पूर्वज हुआ करते थे, वे अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। लेटे हुए हैं हमेशा हमेशा के लिए, मतलब दे हैव डाइड एंड दे आर लाइंग इन देयर ग्रेव्स। वे मर गए हैं और अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। मौत क्या है? मौत का स्वभाव ये है कि एक बार जिसको मौत आ गई वो फिर वापस नहीं आ सकता है। मृत्यु ने जिसको जकड़ लिया, अपने चंगुल में जिसको ले लिया, वो फिर वापस नहीं आ सकता है। ये स्वभाव है मौत का। जब तक आदमी जीवित है, जब तक व्यक्ति जीवित है, तब तक उसके ऊपर तमाम बातों का असर होता है, प्रकृति का असर होता है, प्राकृतिक बदलावों का असर होता है। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं, खूबसूरती, सौंदर्य उसको प्रभावित करता है, सुरीला संगीत उसको प्रभावित करता है, तरह तरह की चीज़ें हैं जो उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। बट वंस ही इज डेड, नथिंग कैन अफेक्ट हिम एंड नथिंग कैन ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। कोई भी चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ उसको वापस जीवन नहीं दे सकती। ठीक है, सो द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न दैट इज मॉर्निंग, सुबह की ब्रीजी कॉल। ब्रीज मतलब होता है हल्की हल्की हवा जो चलती है ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे उठ जाइए, घर से बाहर निकल लिए। घर में गर्मी थोड़ी सी महसूस हो रही है, लेकिन घर से बाहर निकलिए, पसीने पसीने आप हैं और घर से बाहर निकलते हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, एकदम से पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हवा में कोई कहीं से फूलों की खुशबू समाई हुई है। इंसेंस ब्रीदिंग, इंसेंस खुशबू युक्त जो हवा है सुबह सुबह की। ठीक है, कभी उसकी बात करता है कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ये सुबह सुबह की खुशबूदार जो हवा है, इस हवा की पुकार, ऐसा लगता है कि वो बुला रही है कि घरों से बाहर निकलो। ठीक है, सो ये खुशबूदार हवा जो सुबह सुबह चलती है उसकी पुकार कहिए। द स्वैलो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्वैलो अबाबिल चिड़िया, स्वैलो का प्रयोग, स्वैलो एक चिड़िया का नाम है, अबाबिल चिड़िया एक सिंगिंग बर्ड है। ठीक है, वो अपने स्ट्रॉ बिल्ट, स्ट्रॉ मीन्स होता है घास, स्ट्रॉ बिल्ट घास से बने हुए घोंसले से अबाबिल चिड़िया का चहकना ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बुला रही है। द स्वैलो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, सुबह सुबह मुर्गे का तेज आवाज में बाग देना। ठीक है, ये भी सुबह की शुरुआत होती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मतलब मुर्गा बाग दे दिया तो पहले लोग मानते थे कि दिन की शुरुआत हो गई। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, क्लैरियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, तुरही कहा जाता था उसको, लेकिन यहाँ पे मुर्गे की जो आवाज़ है उसी को इंडिकेट किया गया है। और द इकोइंग हॉर्न, हॉर्न इको मीन्स होता है प्रतिध्वनित होना। आपने देखा होगा, एक बार आवाज़ कहीं दे दी, 2 बार 3 बार वो आवाज़ गूंजती है तो वो जो प्रतिध्वनि होती है उसको इको कहा जाता है। जंगलों में शिकारियों ने शिकार के लिए जाल बिछा रखा है और सुबह सुबह अपने मित्रों को वो कहीं इंडिकेट करना चाहते हैं, 2 जगह 3 जगह वो फैले हुए हैं और हॉर्न बजा करके वो इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं कि यहाँ पे जानवर फंसा हुआ है, यहाँ पे शिकार फंसा हुआ है। तो उनके जो हॉर्न है वो इको करते हैं जंगल। वो जो इको होता है सुबह सुबह का, वो भी अपने आप में इशारा होता था कि सुबह हो गई है, एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट अप, अब उठने का समय हो गया है। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक साथ पोएट समेटता है, कहता है चाहे वो सुबह की खुशबूदार हवाओं की पुकार हो, चाहे घास से बने हुए घोंसले से अबाबिल चिड़िया का सुरीला संगीत हो,
मुर्गे के तेज आवाज में बाग देने की आवाज हो, या फिर इको करते हुए हॉर्न हो शिकारियों के, अब ये कोई भी चीज इनको इनके कब्रों से उठा नहीं सकती है। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, द बेड दैट इज लाइंग डाउनवर्ड्स, नीचे कब्रों के नीचे जो बिस्तर है जिस पे वो सोए हुए हैं, अब इनमें से कोई भी चीज उनको उठा नहीं सकती। ये सारी चीजें उनके ऊपर तभी तक असर करती थी जब तक वो जीवित थे। Okay, so nothing can impact a person after he has died. Okay, everything, the call of nature, you can say the beauty of nature, and everything can impress and affect a person only in his lifetime. हर चीज उनके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर असर डालती है तभी तक जब तक वो जीवित है। मृत्यु के बाद कहीं किसी चीज का असर नहीं होता है। मृत्यु शरीर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो ये दिखाता है पोएट, और उसके बाद वो अपील करता है सभ्य समाज से, पढ़े लिखे लोगों से, अमीर लोगों से। वो अपील करता है, वो ये इंडिकेट करने की कोशिश करता है, ही टॉक्स अबाउट द एटर्निटी ऑफ डेथ, ही टॉक्स अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, इनएविटेबल, ये बताने की कोशिश करता है कि मृत्यु जो है वो इनएविटेबल है, वो सबको आनी है, कोई बच नहीं सकता है। Whoever is born is bound to die, जो ही पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, निश्चित तौर पे उसको भी मृत्यु आएगी। और मृत्यु कहीं से भेदभाव नहीं करती, ठीक है, वो सबको इक्वलाइज कर देती है, सबको बराबर कर देती है, एक लाइन में ला करके खड़ा कर देती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या एक सामान्य किसान हो, वो राजा हो, राजकुमार हो, या फिर एक गरीब आदमी हो, सब एक लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं मृत्यु के सामने, ठीक है। तो फिर गर्व किस बात का, घमंड किस बात का? कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, लेकिन यहां पे ये जो है वो महत्वाकांक्षी लोगों की बात करता है पोएट। एम्बिशन को पर्सनिफाई किया गया है, महत्वाकांक्षा को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने का काम किसी सजीव व्यक्ति का है, जबकि महत्वाकांक्षा एक आइडिया है, एक विचार है, तो एक विचार को पर्सनिफाई किया गया है, उसका जिक्र इस तरीके से हुआ है जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो। सो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल मीन्स होता है परिश्रम। इन सामान्य सीधे सादे गांव वाले लोगों के, गांव के इन पूर्वजों के सीधे सादे परिश्रम का, उपयोगी परिश्रम का, महत्वाकांक्षा को या महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनकी सामान्य सी खुशियां, एक गरीब घर का बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ गोल पत्थर उठा लेगा तो भी खुश हो जाएगा, ठीक है, और धीरू भाई अंबानी के घर का एक लड़का होगा तो उसको एरोप्लेन चाहिए खुश होने के लिए। तो इनकी जो साधारण खुशियां थी, छोटी छोटी चीजों में खुश होने की इनकी जो प्रवृत्ति है, उस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मीन्स अस्पष्ट, इनका अस्पष्ट भाग्य जो है उसका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक किसान परिवार जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लगता ही नहीं है कि इनके भाग्य में कहीं से कोई बदलाव होने वाला है, कहाँ से बदलाव होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो एक जो उम्मीद की कमी है, एक जो अस्पष्ट डेस्टिनी है, भाग्य है, उसका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी एड्रेस करता है समाज के उत्कृष्ट वर्ग के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो सभ्य लोग हैं उनको, और कहता है कि इन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। नॉर ग्रेंजर हियर विद डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ बड़े लोगों को नहीं सुनना चाहिए। क्या? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के जीवन से संबंधित शॉर्ट, संक्षिप्त और सीधे साधे आंकड़ों को। एक किसान को अगर कहा जाए कि अपनी आत्मकथा लिखो, तो क्या लिखेगा वो? उसकी आत्मकथा 2-4 पेज में खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस बहुत ज्यादा इवेंटफुल लाइफ नहीं रही। तो अब आप सुनिए और सुने तो कहें कि भाई ये भी कोई जीवन है। दिस इज नॉट द थिंग द पोएट आस्क्स अस और द रिच पीपल नॉट टू हियर द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस ऑफ द पुअर्स लाइफ विद अ डिसडेनफुल स्माइल। नफरत के साथ इसको सुनना नहीं है, उसमें थोड़ा सा सिंपैथी रखा जाए। क्यों पोएट ऐसा कहता है कि हमें किसी के जीवन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के सामान्य दिनचर्या का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के अस्पष्ट भाग्य का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए? क्यों ऐसा पोएट बोलता है? तो वही समझाने की कोशिश करता है। लास्ट स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑफन कोटेड एज कोटेशंस, इट्स ऑफन कोटेड वर्ड वाइड, चारों तरफ कोट किया जाता है। कहता है कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, ऊंचे खानदान की शान शौकत। हम महाराणा प्रताप के खानदान से संबंध रखते हैं, क्या मतलब है? मरना सबको है, ठीक है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, बहुत ज्यादा शक्ति का दिखावा, ऊंचे खानदान की शान शौकत नाम, ऑल दैट ब्यूटी, चाहे कितना भी खूबसूरत कोई व्यक्ति हो, सारा सौंदर्य, सारी खूबसूरती, एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और सारी संपत्ति, धन वैभव
चाहे जितना भी हो, चाहे जितने भी खूबसूरत लोग हों, जितने भी अमीर हों, जितने शक्तिशाली हों, पावरफुल हों, या जितने भी बड़े खानदान से हों, क्या है, अवेट्स लाइक, ये सब एक समान रूप से इंतजार करते हैं किसका, द इनएविटेबल आवर, उस समय का जिससे बचा नहीं जा सकता है। द पोएट इज कॉलिंग, टॉकिंग अबाउट डेथ। ओके, इनएविटेबल आवर इज डेथ। कहता है कि ये सारी चीजें जो है एक समान रूप से मृत्यु का इंतजार करती हैं। दे वेट अलाइक द डेथ। ठीक है, मीन्स एवरीवन हैज टू डाई, वेदर ही इज रिच, वेदर ही इज पावरफुल, वेदर ही इज फ्रॉम अ हाई सोसाइटी, और वट एवर इज हिज लाइफ। ओके, सब के सब एक समान रूप से मृत्यु का इंतजार करते हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। महानता की राह भी कब्र तक ही जाती है। मीन्स अब ये नहीं कर सकते हैं कि ये सम्राट है तो इनको मतलब छोड़ दीजिए, इनको कंसेशन मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, इनको मौत नहीं आनी चाहिए, और ये तो गरीब आदमी है इसको ले जाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट देयर। डेथ डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मृत्यु कहीं से कोई भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। महानता की राहें भी मौत तक ही जाती हैं, कब्र तक ही जाती हैं। और जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, देन हु आर वी टू मेक डिफरेंसेस, तो फिर हम कौन है डिफरेंस करने वाले। तो ये अपील है पोएट की सभ्य समाज से। वो कहता है कि इन गरीब लोगों से कहीं नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, इनके साथ भी सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है पोएम आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू।